हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मनी आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। आज ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, विच इज़ फंक्शंस ऑफ मनी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। मनी के दो फंक्शन होते हैं मेजरली, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, जिसको सब्सिडरी फंक्शन भी बोला जाता है। क्लियर? प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्राइमरी फंक्शंस के भी दो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, मतलब प्राइमरी फंक्शन भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या करती है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड करती है। मनी एक्ट एज अ मीडियम फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी क्या काम करती है? सेल और परचेज करने के लिए गुड्स और सर्विसेज का एक तरीके से बीच का मीडियम बनती है। इन दी एब्सेंस ऑफ मनी गुड्स वर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, और जब मनी नहीं थी तो गुड्स के बदले गुड्स को ही एक्सचेंज किया जाता था। दिस रिक्वायर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जिसकी वजह से हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को देखना पड़ता था। इम्प्लाइंग दैट एक्सचेंज वॉज डिफ़िकल्ट एंड देयर फॉर लिमिटेड, और जिसकी वजह से एक्सचेंज बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था और बहुत लिमिटेड हो गया था। सभी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। Introduction of money has separated the act of sale and purchase. Double coincidence of wants is no longer a limitation. तो जैसे ही मनी का इंट्रोडक्शन हुआ उसने सेल और परचेज को अलग अलग कर दिया, और जो डबल कोइंसिडेंस की वजह से हमें रुकावटें देखने के लिए मिलती थी अब वो नहीं देखने के लिए मिल पा रही थी हमें। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन का पहला जो फंक्शन था वो था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा है आपका मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। क्लियर? मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू क्या बताता है कि मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब कि मनी की वजह से ही हम किसी भी वस्तु की वैल्यू को उसको मेज़र कर पाते हैं, मतलब किसी भी वस्तु का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी कॉस्ट का उसको मेज़र कर पाते हैं। In other words, it serves as a unit of account. Unit of account means that the value of each goods and services measured in monetary units. मतलब कि अलग शब्दों में कहें तो इसको हम यूनिट ऑफ अकाउंट भी ये हमें सर्व करती है मनी। यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब कि हम किसी भी वस्तु को कैसे मॉनेटरी टर्म्स में, पैसों की टर्म्स में लिख पाएँ। ठीक है, या अंदाज़ा लगा पाएँ उसका कि कितने पैसे बन रहे हैं इसके या कितना बन रहा है। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू वॉज वेरी डिफ़िकल्ट इन दी बार्टर सिस्टम। किसी भी वस्तु का मेजरमेंट करना बार्टर सिस्टम के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। वन गुड वॉज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ अदर। जितना ज़्यादा बड़ा गुड था, जितनी ज़्यादा बड़ी वस्तु बार्टर सिस्टम में उतना ज़्यादा उसके बदले एक्सचेंज। ठीक है, देयर वॉज नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज़ रिमूव्ड दिस डिफ़िकल्टी। तो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू बार्टर सिस्टम में नहीं एग्जिस्ट करती थी, और मनी के इंट्रोडक्शन की वजह से ये कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी ख़त्म हो गई। नाउ इज़ गुड इज़ वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अब के टाइम में जो ईच गुड है, हर एक गुड है, उसको हम मनी की टर्म्स में क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। ये थे आपके मनी के प्राइमरी फंक्शंस के टू पार्ट्स, मेजर ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब है आपका सेकेंडरी और सब्सिडरी फंक्शन। क्या होता है ये? सेकेंडरी और सब्सिडरी फंक्शन पढ़ते हैं। ये सेकेंडरी और सब्सिडरी फंक्शन भी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें पहला पार्ट है आपका स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट क्या बताता है? डेफर्ड पेमेंट्स रेफर्स टू दोज पेमेंट्स विच आर मेड समटाइम्स इन द फ्यूचर। डेफर्ड पेमेंट ऐसी पेमेंट होती है जिनको कई बार हम फ्यूचर में करते हैं। ठीक है, जैसे आज ना करके मैंने बोल दिया कि नहीं भैया अगले महीने में आपको इसकी पेमेंट दे दूंगी, उसको कहा जाता है डेफर्ड पेमेंट। मनी हैज़ मेड डेफर्ड पेमेंट आएगा यहाँ पे, सॉरी बेटा। मनी हैज़ मेड डेफर्ड पेमेंट्स मच ईजियर देन बिफोर। तो मनी ने क्या कर दिया? डेफर्ड पेमेंट को ईजी कर दिया पहले के कंपैरिजन में। व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम समबडी वी हैव टू रिटर्न बोथ द प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट अमाउंट समटाइम्स इन द फ्यूचर। अगर हम किसी से पैसा बोरो करते हैं, लेते हैं, ठीक है, उधार लेते हैं, तो हमें फ्यूचर में उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और जितना हमने पूरा वो पैसा लिया था वो भी देना पड़ता है। ठीक है, मनी इज़ अ कन्वीनियंट मोड ऑफ दीज पेमेंट्स। तो और ये सारी पेमेंट्स करने के लिए मनी एक बहुत सही कन्वीनियंट तरीका है।
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक सच पेमेंट्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर यही पेमेंट्स हम बार्टर सिस्टम के टाइम पे करते गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म पे, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता, हम कर ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते इसके बारे में। इमेजिन दैट यू हैव टू टेक अ लोन फ्रॉम समबडी इन टर्म्स ऑफ वीट। आप सोच के देखो कि अगर आपको लोन लेना है किसकी फॉर्म में, वीट की फॉर्म में, तो कितना ही ले लोगे आप, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट टू रिटर्न दिस लोन इन टर्म्स ऑफ वीट ऑफ द सेम क्वालिटी। तो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि सेम ही क्वालिटी की हमें गेहूँ वापस करनी है, उसकी वीट वापस करनी है, ठीक है, क्योंकि हमने लोन लिया है। तो ये बात बिल्कुल एग्जिस्ट कर ही नहीं पा रही है। क्लियर। तो स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है, मनी जो परफॉर्म करती है। दूसरा है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू एम्प्लॉय स्टोर ऑफ वेल्थ, मतलब कि स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि पैसे को यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नहीं आ जाएगा, यहाँ पे इम्प्लाइज आएगा। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि वेल्थ को स्टोर करना। स्टोरिंग वेल्थ हैज़ बिकम कंसिडरेबली ईजी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। अब हम पैसे को कभी भी कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं, उसका प्राइस कम नहीं होगा ना ज़्यादा होगा, वो जितना हम रखेंगे स्टोर करके वो उतना एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारे लिए ईजी हो गया है मनी के आने की वजह से। वेल्थ कैन बी स्टोर्ड जस्ट इन टर्म्स ऑफ पेपर टाइटल्स लाइक फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। और हम वेल्थ को किसकी फॉर्म में, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट की फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं, पेपर की फॉर्म में। इट वॉज नॉट कन्वीनियंट टू स्टोर वैल्यू इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज गुड्स टेंड्स टू वियर आउट और पेरिश। और बट लेकिन बार्टर सिस्टम के टाइम में ये स्टोर करना बहुत डिफ़िकल्ट था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो गुड्स थे क्या हो सकते थे, टूट फूट सकते थे, ख़राब हो सकते थे पूरे तरीके से, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो सकते थे अगर हम उनको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रखेंगे। फिर आता है आपका तीसरा इसका फंक्शन, सब ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, मतलब किस तरीके से हम मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मनी से सर्व्स एज, सेल्स नहीं आएगा, सर्व्स एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। मनी को हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये बहुत कन्वीनियंट तरीका था। मनी वैल्यू कैन बी कन्वीनियंटली ट्रांसफ़र टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मनी की वैल्यू को हम किसी भी वर्ल्ड के पार्ट में ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के थ्रू। इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू विच हैज़ लेड द emergence ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। और ये ट्रांसफ़र की वैल्यू एक तरीके से इसने क्या किया है, मल्टीनेशनल एमएनसीज़ को भी लाया है, ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर। अकॉर्डिंगली द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी हैज़ केम इनटू एग्जिस्टेंस। और बेसिकली मनी के आने की वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज भी आई हैं और हमारी ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबली भी हमारी इंडिया की इकोनॉमी एग्जिस्ट करने लगी है, मतलब ग्लोबली भी हम जाने जाने लगे हैं लोगों के बीच में। फिर आपका लास्ट टॉपिक आ जाता है सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है कि कौन कौन सप्लायर्स होते हैं मनी के, कौन सप्लाई करता है मनी को, बेसिकली ये है। सप्लाई ऑफ मनी इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट। हमने लास्ट वाले चैप्टर में स्टॉक और फ्लो पढ़ा था। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, एक स्टॉक कंसेप्ट है सप्लाई ऑफ मनी। इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप्स हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि हमारी कंट्री के लोगों के पास एक पर्टिकुलर टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट द सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड, ये हमें समझना ज़रूरी है कि सप्लाई ऑफ मनी में क्या क्या नहीं आता है। क्लियर। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, जितना भी पैसा हमारी गवर्नमेंट के पास होगा वो सारा नहीं आएगा सप्लाई ऑफ मनी में। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, और जितना भी पैसा हमारे बैंक्स के अंदर है, बैंक्स के पास है, वो भी नहीं आता मनी सप्लाई के अंदर। बिकॉज गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री आर सप्लायर्स ऑफ मनी। क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर जो पैसा सर्कुलेट होता है वो कहाँ से आता है, बैंक से और गवर्नमेंट से ही आता है सारा पैसा, यही तो छापते हैं नोट, ठीक है। एंड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर्स ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। और वो सारा स्टॉक जो कि सप्लायर्स के पास होता है मनी का, वो कभी भी हमारी मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। क्लियर। अब है आपके मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। 4 मेजर्स हैं इसके अंदर, M1 M2 M3 M4, बट लेकिन आपके सिलेबस के अंदर M1 ही दे रखा है, तो मैंने M1 के ऊपर ही वीडियो बनाई है, M2 M3 M4 नहीं बनाई है। अगर आपको M2 M3 M4 चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उनके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगी। क्लियर। तो अब हम M1 पढ़ लेते हैं। M1 क्या होता है,
M1 measure of money supply. According to M1 measurement, money supply includes the following components. मतलब कि आपका M1 किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है? C प्लस DD प्लस OD. C का मतलब क्या होता है? करेंसी. ठीक है, सी का मतलब क्या होता है? करेंसी. इट रेफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक. मतलब कि जो भी पब्लिक ने करेंसी, जो भी पब्लिक के पास पैसा है वो सारा करेंसी के अंदर आता है. उसके अंदर इट इंक्लूड्स कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट्स. जितना भी पैसा लोगों के पास कॉइन्स की फॉर्म में है या पेपर नोट की फॉर्म में है वो सारा करेंसी के अंदर आता है. फिर आता है आपका डीडी विच इज़ डिमांड डिपॉजिट. इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक्स. मतलब कि हम नॉर्मल लोगों का पैसा जो भी कमर्शियल बैंक के पास हमने अपने अपने बैंक्स के अंदर डिपॉजिट करवा रखा है. ठीक है. दीज आर चेकेबल डिपॉजिट विच कैन बी विदड्रॉन और ट्रांसफर्ड ऑन डिमांड. एक ऐसे चेकेबल डिपॉजिट होते हैं जिनको हम किसी भी टाइम पे विड्रॉ कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार या ट्रांसफ़र कर सकते हैं. फिर आता है आपका ओडी विच इज़ अदर डिपॉजिट. अदर डिपॉजिट के अंदर क्या क्या आता है? डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड. मतलब हमारा डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के साथ और जो कि नाबार्ड इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं. ठीक है. डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट. जो डिमांड डिपॉजिट है आरबीआई का फॉरेन सेंट्रल बैंक से और फॉरेन गवर्नमेंट से. डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक. जो कि इनका डिमांड डिपॉजिट है किनसे? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. जो कि कौन से हैं? आईएमएफ हो गया. ठीक है. ये आपका क्या हो गया? वर्ल्ड बैंक हो गया. बेसिकली ये तो हमने अभी तक पढ़ा था कि ओडी के अंदर अदर डिपॉजिट के अंदर क्या क्या आता है. बट लेकिन स्पेसिफिकली ओडी डज नॉट इंक्लूड अदर डिपॉजिट के अंदर क्या क्या नहीं आता है. वो ये है कि डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री विद आरबीआई. मतलब कि जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है उसने आरबीआई के पास पैसा जमा करवा रखा है. और दूसरा डिपॉजिट्स ऑफ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई. और गवर्नमेंट के अलावा जो हमारे बैंक्स हैं उन्होंने कितना आरबीआई के पास जमा करवा रखा है. इन दोनों को हम कभी भी अदर डिपॉजिट के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं. और ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच.